नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में रैली करने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम को आखिरी मौके पर रद्द कर दिया गया और इस रैली को रद्द करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। और इस संबंध में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पंजाब सरकार को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार से हुई ये चूक माफी के लायक नहीं है और पीएम मोदी के साथ हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस और पंजाब सरकार को देश की जनता को माफी मांगनी चाहिए। और वहीं देश की जनता कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को भी सफल नहीं होने देगी। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस देश के संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करती है और इसका एक बार और उदाहरण देश ने देखा है। और हमारे पीएम की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक यहां हुई है वो माफी के लायक नहीं है। और यह पंजाब सरकार और कांग्रेस के एक दुर्भिसंधि को प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कृषि कानून रद्द होने के बाद पीएम मोदी का ये पंजाब का पहला दौरा था जब वो वहां के लोगों को संबोधित करते। और इस रैली में पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी शामिल होना था। और रैली रद्द होने पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कहा कि कई कारणों से प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित नहीं हो रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने ये कार्यक्रम नहीं स्थगित कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर इसे पीएम मोदी के दौरे में सुरक्षा चूक बताया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर हुए चूक को लेकर घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय पाठ में शामिल हुए और पीएम की लंबी उम्र की कामना करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि करीब शाम 4 बजे विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और दर्शन के बाद पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर मीडिया से बातचीत भी की। और इससे पहले सीएम योगी ने इस घटना को निंदनीय बताया था। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार से हुई ये चूक माफी के लायक नहीं है और पीएम मोदी के साथ हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के शरारतपूर्ण साजिशों की भी सफल नहीं होने देगी। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करती है और इसका एक बार और उदाहरण देश ने देखा है। और हमारे पीएम की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूकियां हुई वो माफी के लायक नहीं है और ये पंजाब सरकार और कांग्रेस की एक दुर्भंसी को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका एक बार और उदाहरण देखा गया और हमारे पीएम की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक हुई वो माफी के लायक नहीं है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। उत्तर प्रदेश के बरेली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बरेली में पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। और वहीं जिले में अब तक 86 एक्टिव केस हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कैंट विधायक राजेश अग्रवाल भी कोरोना पॉजिटिव आ गए। और इतना ही नहीं, अभी तक आई रिपोर्ट में 25 सैन्यकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और बरेली कैंट विधानसभा सीट से विधायक राजेश अग्रवाल कोरोना संक्रमित हो गए और उन्होंने अपनी आरटीपीसीआर जांच मंगलवार को कराई थी और जहां देर रात आई रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाए गए। और बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल को हल्की खांसी और जुकाम की दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी जांच कराई। फिलहाल उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और राजेश अग्रवाल ने 31 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए थे। और बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और विधानसभा सीट से विधायक राजेश अग्रवाल बरेली में हुई 31 दिसंबर की जन विश्वास यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ रथ पर सवार भी हुए थे। और जन विश्वास यात्रा के दौरान ही विधायक राजेश अग्रवाल गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेताओं के संपर्क में भी थे। और 5 दिन बाद 4 जनवरी को कराए गए कोरोना संक्रमण की जांच में राजेश अग्रवाल कोरोना वायरस पाए गए और वहीं फिलहाल उनको घर में ही आइसोलेट किया गया और चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। और वहीं डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि सुबह आई जांच रिपोर्ट में
25 सैन्यकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए, जो अलग अलग जगह से बरेली के आर्मी क्षेत्र में आए थे, जहां उनके आने के बाद जब उनकी कोरोना की जांच कराई गई तो उसमें 25 सैन्यकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। देश के तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और गंभीर हालत को देखते हुए राज्य के तमाम जिलों में एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए गए। और इसी कड़ी में नोएडा जिला प्रशासन द्वारा भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और इनके तहत जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स और मॉल को केवल 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी है और वहीं जिम और स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया। और वहीं जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने लोगों से अपील की है कि गैर जरूरी यात्रा ना करें और बेहद जरूरी हो तभी घर से निकले। और इसके अलावा आपको बता दें कि बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में सक्रिय मामले 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दरअसल यहां पिछले 24 घंटे में 511 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 1100 से ज्यादा हो गए। वहीं जिले में नए प्रतिबंध आज से लागू हो जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को सरकार ने सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के कर्फ्यू को 2 घंटे तक बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल 24 दिसंबर को पूरे यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। और वहीं जनवरी तक कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने की भी घोषणा की गई। और इसके साथ ही कहा गया था कि 1000 से अधिक सक्रिय मामले वाले जिलों को आगे प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त निवारक उपाय करने होंगे। और वहीं कर्फ्यू के समय के दौरान फूड डिलीवरी पर फैसला लेने को लेकर डीएम ने कहा कि लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श के बाद गुरुवार दोपहर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और डीएम ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी आर्थिक गतिविधि को रोका नहीं जाएगा और किसी पास की जरूरत भी नहीं होगी। हालांकि रात में लोगों के अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और निजी कंपनियां और प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया जाएगा कि वो न्यूनतम कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाएं। अगर अधिकारियों को रात की पाली के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें उनके आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर काम और घर के बीच आने जाने की अनुमति दी जाएगी। देश में कोरोना का खतरा फिर से मंडरा रहा है और देश में एक दिन में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और इसी बढ़ोतरी का कारण कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को माना जा रहा है। और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और भारत जैसे देश में भी ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। और बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी और रात में कर्फ्यू धारा 144 भी लागू किया गया। और वहीं स्कूलों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए और देश शीतलहर का भी प्रकोप है। और वहीं लेकिन सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए कई निजी स्कूलों ने अपने स्कूलों को बंद नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन अनदेखी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर सरकार और जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को बंद क्यों नहीं करवाया। और ठंड के चलते मासूम बच्चे जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी से स्कूल बंद कराने की गुहार भी लगा रहे, लेकिन निजी स्कूलों को बंद नहीं किया गया। और बुलंदशहर में भी कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है। और सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर कोई मासूम बच्चा कोरोना की चपेट में आ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आखिर जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों मासूम बच्चों का ख्याल नहीं आया और सरकार अपनी राजनीति के चक्कर में मासूम बच्चों पर ध्यान देना ही भूल चुकी है। और बुलंदशहर के जिलाधिकारी को भी मासूम बच्चों पर तरस क्यों नहीं आया। और जबकि मासूम बच्चे जिलाधिकारी से स्कूल बंद करने की गुहार लगा रहे हैं और जनपद में चल रहा शीतलहर का दौर सर्द हवाओं से भी बड़ी दिक्कतें हैं। Olympian Public Interest.
स्कूल शिकारपुर। अच्छा, आपके स्कूल की छुट्टी नहीं हुई? नहीं तो और स्कूलों की तो छुट्टी हो चुकी है। जी, हो चुकी है। फिर आप डीएम साहब से क्या गुहार लगाते हैं? डीएम अंकल जी, आप छुट्टी करा दो, सारे स्कूल की छुट्टी हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इसलिए छुट्टी करा दो, बस यही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल जारी है और पिछले 15 दिनों में प्रदेश में कई बड़े फेरबदल भी हो चुके हैं और कई अफसरों का तबादला भी किया गया है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और बुधवार को योगी सरकार ने एक बार फिर यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किया और राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया और अक्सर चुनाव से पहले इस तरह के तबादले देखे जाते रहे हैं और यूपी सरकार के इस कदम को भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि कौन से आईपीएस अफसर का ट्रांसफर कहां पर किया गया और वहीं आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से अफसरों को कहां ट्रांसफर किया गया। वाराणसी रेंज के आईजी एसके भगत चित्रकूट रेंज भेजा गया और चित्रकूट रेंज के आईजी सत्यनारायण वाराणसी रेंज के आईजी बनाए गए और 1090 में डीआईजी रविशंकर छवि को डीआईजी जेल हेडक्वार्टर बनाया गया और कानपुर देहात के एसपी केशव चौधरी बैरेज के कप्तान बनाए गए और बैरेज की कप्तान सुजाता सिंह एसपी 1090 बनाई गई और एसपी ईओडब्ल्यू स्वप्निल ममगोयन को कानपुर देहात का कप्तान बनाया गया और कानपुर में तैनात एडीसीपी सोमेंद्र मीणा को एसपी पूर्वी आगरा बनाया गया और उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और खबरों की माने तो चुनाव आयोग 10 से 15 जनवरी के बीच यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इस बार यूपी में 6 से 8 चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को लेकर विवादित बयान दिया। ओवैसी संभल के असमोली विधानसभा में एआईएमआईएम के शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को दलाल और सर्टिफाइड भिखारी बताया। और इसके अलावा आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भड़के हुए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर यहां तक कह दिया कि आप मुख्यमंत्री भी बने हैं तो मुसलमानों के खैराती वोट से बने हैं। दरअसल पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि एआईएमएम से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था और साथ ही कहा था कि किसी ऐसे साथी को गठबंधन में नहीं लिया है जिस पर बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। और अखिलेश यादव के इस बयान से ओवैसी नाराज है और उन्होंने एक रैली में फैसला किया और फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हूं। और अखिलेश यादव ने सवाल पूछा था कि ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि अखिलेश साहब इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना आप पर तो कुछ नहीं लगता और रिवर फ्रंट अब बनाए गए और आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं। लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, कोई इल्ज़ाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपकी 10-10 उंगलियां घी में थी मगर आजम पर आरोप लगा बकरी चोरी और भैंस चोरी का और ये इल्ज़ाम सिर्फ हम पर लगता है। ये 60 साल से इल्ज़ाम हम पर लगता है, कभी आतंकवाद का, कभी फिरकापरस्ती का, कभी पुलिस को मारने का तो कभी किसी और इल्ज़ाम का। इल्ज़ाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कोविड-19 मैनेजमेंट में शामिल टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी की कीमत तय करते हुए बुधवार को एक ताज़ा निर्देश जारी किया है और हालांकि इसमें सभी पिछले आदेशों को ही दोहराया गया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नियमों को यूपी के महामारी नियंत्रण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लागू किया जा रहा है और इनका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और ये आदेश राज्य के सभी जिलों में मान्य है और आधिकारिक डॉक्यूमेंट के अनुसार निजी अस्पतालों की लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट की लागत 700 रुपये होगी और वहीं घर जाकर जांच करने पर 200 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा और सरकारी ऑथराइज्ड प्राइवेट लैब में आरटी-पीसीआर सैंपल की जांच 500 रुपये में होगी और प्राइवेट लैब में एंटीजन और टोनेट टेस्ट कराने पर क्रमशः
250 रुपये और 1250 रुपये खर्च होंगे। और वहीं सरकार ने सिटी स्कैन टेस्ट का खर्चा भी तय किया है। और वहीं लागत में पीपीई किट पर खर्च शामिल है। और सरकार ने 16 स्लाइस वाली मशीन के सिटी स्कैन की कीमत 2000 रुपये तय की है। अगर मशीन 16 से 64 स्लाइस श्रेणी की है तो इसकी लागत 2250 रुपये होगी, जबकि 64 से ज़्यादा स्लाइस की मशीन से टेस्ट कराने की लागत 2500 रुपये होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में पंजाब में हुई चूक को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बात की जांच जरूरी है कि वापसी सुरक्षा में चूक है या फिर किसानों का आक्रोश। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत ने कू पर लिखा, बीजेपी द्वारा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक करने के कारण रैली रद्द करने की बात कही जा रही। और वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री खाली कुर्सियों की बात कहकर पीएम के वापस लौटने का दावा करें। और अब हम इस बात की जांच जरूरी है कि वापसी सुरक्षा में चूक है या फिर किसानों का आक्रोश। और वहीं आपको बता दें कि पंजाब के दौरे पर गए पीएम मोदी की सुरक्षा में बुधवार को उस वक्त चूक की घटना हुई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जहां से उन्हें गुजरना था। और इस कारण वो एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे और इसके चलते पीएम के काफिले को वापस लौटना पड़ा। और बाद में फिरोजपुर में उनकी एक प्रस्तावित रैली और विकास योजनाओं के शिलान्यास संबंधी कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। और इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार से इस चूक के लिए रिपोर्ट भी मांगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को भी कहा है।